गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं और आज फिर 20 क्वेश्चन को लेते हैं। तो रोज़ रोज़ अगर आप 20 क्वेश्चंस को लेते हैं तो एक दिन इतने प्रश्न आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे जिससे आप बहुत आराम से खुद को कॉन्फिडेंट पाएंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि ये प्रश्न जो है वो सभी एग्जामिनेशंस के लिए समान रूप से उपयोगी है। बीपीएससी 69 हो या बिहार दरोगा हो या इन फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम आने वाला हो, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए, जहाँ व्याख्या की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ व्याख्या भी करूँगा मैं। और कई छात्रों ने बोला था सर लाइट का इशू आ रहा है, लाइट का इशू आ रहा है। तो देखिए, लाइट और साउंड को लेकर के मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। साउंड तो लगभग ठीक हो चुका है, लाइट भी समय के साथ साथ इम्प्रूव होती जाएगी। जो लोग मुझे जानते हैं, फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र में काम करने को लेकर के काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया उधर। तो बाकी चीज़ों के लिए मेरे पास रिसोर्सेज का थोड़ा शॉर्टेज हो गया। तो मैं गांव में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं और एजुकेशन जो है ना, हाई एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा को गांव में ले जाने को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूं। तो चलिए मैं पहले शुरू करता हूं। एक सवाल को देखते हैं कि किसके अभाव में बढ़ पर चलना कठिन होता है। किसके अभाव में बढ़ पर चलना जो है वो कठिन होता है। ठीक है, किसके अभाव में बढ़ पर चलना कठिन होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप लोग, मैं थोड़ा साइड से हल्का सा हट जाता हूँ और चलिए उस सवाल का आप जवाब दीजिए। तो देखिए, एक चीज़ है कि बढ़ पर क्या नहीं होता है। बढ़ पर जो है ना, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। फ्रिक्शन यानी कि क्या, घर्षण, हिंदी में बोलते हैं इसको घर्षण। बढ़ पे क्या होता है, घर्षण कम होता है, घर्षण बहुत कम होता है। तो घर्षण कम रहने के कारण बढ़ पे चलना जो है वो बड़ा कठिन हो जाता है। कठिन क्या, बहुत बार जो है लोग चल नहीं पाते, बढ़ पे फिसलन बहुत हो जाती है बढ़ पर, इसलिए वो कांटे वाले जूते पहनते हैं। सेकंड प्रश्न है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में ही हो गई थी। कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके अपने पहले कार्यकाल में ही हो गई थी। ये भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है ना बिहार से संबंधित है। ये वाला, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी, क्योंकि मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या वो बिहार के राज्यपाल थे, कितने नंबर के राज्यपाल थे और कब से कब तक रहे थे। क्या नाम था उनका जिनका डेथ हो गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये जो है एक अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान में होने चाहिए। तीसरा प्रश्न को हम लोग लिखते हैं कि इनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है। सामान्य नाम क्या है, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियन वर्ड को देखिए, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। देखिए, जो प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, दोनों कहाँ रहता है, केंद्र में रहता है। ये देखिए, यहाँ पे रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पॉजिटिव हिस्सा कौन होता है, दोनों मिलके होता है पॉजिटिव, अकेले प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलके होता है पॉजिटिव। तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के क्या बनता है, न्यूक्लियॉन। क्लियर है। आगे देखते हैं, किसने सत्यार्थ और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की। जाहिर सी बात है कोई राजा होगा भाई, इतना भारी भरकम जो है वो कौन धारण करता है। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा होगा, मैं बाकी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ों को क्या करता हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ, इनका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो धारण की ना, ये किसने की थी, पुलकेशियन द्वितीय ने। किसने धारण की थी, पुलकेशियन द्वितीय ने इसको धारण किया था। किसने किया था, पुलकेशियन द्वितीय ने इसको धारण की थी। ठीक है, आपको भी याद रह जाएगा। मतलब जब मुझे याद है तो आप भी इन सब चीज़ों को बहुत आराम से याद कर पाएंगे। फिर जैसे कि बहुत सारी स्टोरी सुनेंगे तो उसको आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। किसने लिखा, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
भाई निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को बोल, किसने बोला, ये किसने लिखा? मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप अच्छे से इस प्रश्न को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। देखिए, तो ये बोलने वाले थे, आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसने बोला? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला इसको, ठीक है। किसने बोला? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको बोला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है। अगर कुछ ना दिखे तो मेरी आवाज़ पे एकदम फोकस करिएगा कि अच्छे से, वैसे सब दिखेगा ही भाई, इतना महंगा बोर्ड इसलिए तो लगाया है, किसके लिए? छात्रों के लिए। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? चलिए बताइए। तो देखिए, ये जो हुआ है ना, ये हुआ है क्रस्ट का, क्रस्ट। क्रस्ट को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी, भूपर्पटी बोलते हैं क्रस्ट को। तो भूपर्पटी का निर्माण जो हुआ है ना, वो हुआ है इसी सिलिका से, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और, अच्छा प्रश्न है ये, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? भाई ये तो कॉमन सी बात है, सबसे व्यस्त अंग कौन सा है बताइए? जो जन्म लेने के साथ ही हमेशा काम करता ही रहता है, कभी थकता नहीं है काम से एकदम। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? देखिए, धक 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 धक, हृदय, ठीक है, ये हमेशा चलता ही रहता है। क्या है? हृदय, हार्ट। जो हार्ट है वो कभी विश्राम नहीं करता। जन्म से पहले ये हार्ट जो है वो हमारे शरीर में धड़कना शुरू कर देता है और जन्म के बाद तक ये धड़कता रहता है। अगर कभी अल्ट्रासाउंड में जाएंगे, अगर आपके घर में अगर कोई खुशखबरी है तो आपको देखेंगे जो तीसरे या चौथे हफ्ते का जो हार्ट होता है ना बच्चे का, वो धड़कने लगता है। एक बिंदु होता है इतना छोटा, वही देखिएगा कि वो इस तरह से ब्लिंक कर रहा होता है, तो वो क्या होता है? हार्ट होता है बच्चे का। तो कौन से सप्ताह में बच्चे का हार्ट जो है धड़कना शुरू कर देता है? पेट के अंदर ही, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? भाई भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक प्रमुख कारक क्या है? बताइए, क्या है प्रमुख कारण, प्रमुख कारक? आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो देखिए, तो ये जो है ना, इसको अगर लोग जानते हैं तो निर्यात का विविधीकरण, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट, निर्यात का विविधीकरण। क्या है? निर्यात का विविधीकरण। जो निर्यात होगा उसका क्या करना है? विविधीकरण करना है, यानी एक से ज़्यादा जो चीज़ों का निर्यात करना है, बहुत सारी चीज़ों का। अब देखिए, एक आगे का प्रश्न आता है, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? कौन था सबसे महान राजा? बादामी या वातापी के चालुक्य का। चालुक्य राजा कौन था? पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? देखिए, तो इसका भी उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? पुलकेशियन द्वितीय। थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कौन सा होगा? पुलकेशियन द्वितीय। कौन सा? पुलकेशियन द्वितीय, ये सबसे महान राजा था। कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। आगे देखते हैं, अबलो नसानी अब न नसई हो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? भाई तुलसीदास की किस कृति से मिलती है? अबलो नसानी अब न नसई हो। बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा शब्द सुनने में लग रहा है, मतलब तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाऊंगा तो मैं समझ जाऊंगा भी कहाँ से लिया गया है। देखिए, ये तुलसीदास ने ना एक पत्रिका लिखी थी, विनय पत्रिका। क्या लिखा था? विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, वहाँ से लिया गया है इसको, है ना। विनय पत्रिका से ये जो है सो लिया गया है। अगला है, रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज है उसका टीका किसने बनाया? देखिए, रेबीज के टीके को बनाया था लुई पास्चर ने। किसने बनाया? लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने। तो ये सारे प्रश्न है ना, जैसे कि आज इन प्रश्नों के बाद टोटल 100 प्रश्न का डिस्कशन हो जाएगा। तो ये 100 प्रश्नों को जो है ना आपके डायरी में ये लिखा रहना चाहिए और सब प्रश्न आपको याद भी रहना चाहिए
क्योंकि फिर मैं एडवांस और एडवांस भी क्लासेस लेके आऊँगा। और लेकिन देखिए, प्रश्नों की प्रकृति जो होती है ना, वो सब मिलजुल करके होती है। किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। और स्टैटिक जीके है, कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा हमेशा के लिए आपका है। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन था? सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था सबसे कम उम्र में? देखिए, सबसे कम उम्र में जो राष्ट्रपति बने थे ना, वो बने थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम किस उम्र में बने थे बताइए? नीलम संजीव रेड्डी। कुछ भी हो, संविधान के अकॉर्डिंग वो जो है 35 ईयर्स के बाद ही बने होंगे राष्ट्रपति, स्वाभाविक सा बात है। तो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो सबसे कम उम्र में बने थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे और किस उम्र में राष्ट्रपति बने थे? क्या उनका राष्ट्रपति का रिकॉर्ड जो है वो अभी टूटने का कुछ है चांसेस, या क्या होगा? तो ये सब चीज़ जो है सो आप थोड़ा बहुत जो है अपने से भी मंथन कीजिएगा ज़रूर। और टू वे कम्युनिकेशन रहना चाहिए। मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई जो भी लोग हैं वो सब क्या करिए, जो टू वे कम्युनिकेशन रखिए, यानी कि ज़रूर अपना जो है सो बातचीत एकदम से जारी रखिए हमेशा ही साथ में, ठीक है। तो कभी भी है जो वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। सब लोग, मैं सबको मिटा देता हूँ एक बार, है ना। अब आगे देखते हैं। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी? देखिए, पुरंदर है कहाँ, पुरंदर कहाँ पर है, एक बार ऐसे ही आप बताइए कि पुरंदर कहाँ पर है, फिर हम लोग देखते हैं कि पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी। देखिए, पुरंदर की संधि जो हुई थी ना, वो कहाँ हुई थी, पुरंदर कहाँ पर है, ठीक है। पुरंदर की संधि हुई थी जयसिंह और शिवाजी के बीच में। अब मुझे कोई व्यक्ति ज़रूर बताइए कि शिवाजी तो सबको मालूम है कि शिवाजी कौन थे, तो फिर ये जयसिंह कौन थे, किसके दूत थे, क्या थे? तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमेशा टू वे कम्युनिकेशंस रहना चाहिए। मैं सबके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, जितना कमेंट है सबके कमेंट को पढ़ता हूँ। और देखिए, मेरे से कोई अगर गलती हो जाती है ना कभी भी, क्योंकि मैं कोई पर्ची वर्ची देख के बताता नहीं हूँ, जो भी है वो मेरी खुद की याददाश्त है और बहुत स्टडी भी करता हूँ मैं हर चीज़ को लेकर के। तो कई बार जैसे कि मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो मैं कमेंट बॉक्स जो है ना, जो नीचे में, उसमें पिंड मैसेज में मैं डालूंगा कि हाँ गलती हो गई। तो जो भी है उसको भी देखते रहें, जब भी है ना वो नीचे जो है उसको भी देखते रहिए। वैसे मैं 2-3 घंटे के बाद ही जो है, जैसे कि ये क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा, तो इसके बाद मैं वापस से जब सुनूंगा ना कभी भी या कहीं से भी, 2 से 3 घंटे में ही गलती का पता चल जाता है, तो मैं अपडेट कर दूंगा उसी समय में। सम्राट अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? जड़ी कलम से किसको दिया गया था? बहुत अच्छा है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। बताइए, तब तक आप अटेम्प्ट करिए। भाई, जड़ी कलम कौन थे? मोहम्मद हुसैन। और क्या नाम था इनका? मोहम्मद हुसैन को दिया गया था जड़ी कलम की उपाधि, ठीक है। अकबर को खुद पढ़ने लिखने नहीं आता था, लेकिन वो बादशाह थे अकबर, ठीक है। तो पढ़ा लिखा होना जो है उससे ज़्यादा ज़रूरी है समझदार होना, अकबर से हमें पता चलता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? बहुत अच्छी पंक्ति है ये, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा है, ठीक है। ये किसका लिखा हुआ है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये लिखा हुआ है इकबाल का, ठीक है। किसका लिखा हुआ है? इकबाल का, ठीक है, मोहम्मद इकबाल का लिखा हुआ है। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? बताइए, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? पृथ्वी की, भाई किसको बोलते हैं? सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर आता है सियाल, फिर होता है सीमा, और सबसे नीचे रहता है निफे। सियाल किसको बोलते हैं? तो भूपड़पटी सबसे ऊपर है, क्या हो जाएगा? भूपड़पटी क्या है? भूपड़पटी सबसे ऊपर है। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? सहायक संधि को
स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा। अब देखिए लिखा हुआ है भारतीय राजा, तो कोई कोई राजा वजा ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है भाई, सीधी सी बात थी। कौन थे? तो ये थे हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, कौन थे ये? हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम थे। ठीक है, कौन थे? हैदराबाद के निज़ाम। अब देखिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में। उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, और नई दिल्ली में है। किसको सीडी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? सीडी कलम की आबादी से सीडी कलम की उपाधि से किसको नवाजा गया था? सीडी कलम, है ना। जड़ी कलम तो हो गया, अब सीडी कलम की बात करते हैं, है ना। अब सीडी कलम जो थे ना, सीडी कलम, ये थे अब्दुस समद। कौन थे? अब्दुस समद, अब्दुस समद। अब्दुस समद क्या थे? सीडी कलम थे अब्दुस समद। चलिए यहाँ थोड़ा देख भी सकते हैं, हट भी जाता हूँ मैं। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये काव्य पंक्ति जो है ना, इसकी रचना की थी सोहनलाल द्विवेदी ने। किसने रचना की थी? सोहनलाल द्विवेदी ने। सोहनलाल द्विवेदी ने। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, जो लिखना उखना है जिन लोगों को वो लिख सकते हैं। बाकी क्या है कि शब्दों पे हमेशा ध्यान देंगे, जो मैं बोलता हूँ उन शब्दों पे हमेशा ध्यान देना है। और चलिए मैं एक बात बता दूं कि अभी मेरी ये कोशिश है कि अभी मैंने जो गौर किया है कि अधिकांश जो प्रश्न आते हैं ना, वो स्कूल लेवल के होते हैं, स्कूल से वो प्रश्न आते हैं। और जिनका स्कूलिंग अच्छा है उनको तैयारी उनकी बहुत आराम से हो जाएगी। दुर्भाग्य से जो मैंने गौर किया बहुत गहराई से कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के बच्चों को ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने उनको जो है ना खास करके आर्ट्स के सब्जेक्ट और साइंस के सब्जेक्ट प्रॉपर वे में नहीं पढ़ाए। सब मैथ पढ़ाने में ही पूरा समय निकाल देते हैं। वो भी मैथ के जो बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं अब गांव चूक रहा है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से ग्रामीण सेक्टर में जाके मैं वर्क कर रहा हूँ एजुकेशन से संबंधित, और मेरी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है। तो जैसे कि बहुत सारा फ़ॉरेन से मेरे पास बहुत ऑफ़र आया, घरेलू ऑफ़र भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने आत्मा की आवाज़ सुनी और मैंने ग्रामीण सेक्टर को काम करने के लिए चुना। तो ग्रामीण सेक्टर में काम करने की मेरी उपलब्धि तभी होगी जब वहाँ के छात्रों को मैं शहर के बराबर जो है ला के खड़ा कर दूँगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि जो भी लेटेस्ट तकनीक है वो सिर्फ़ और सिर्फ बड़े महानगरों तक सीमित ना रहे, छोटे गांव में पहुंच जाए। तो ऐसी मेरी कोशिश है, और इस कोशिश में मैं कहां तक सफल होऊंगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी कोशिश एकदम ईमानदार है। और मेरी अब कोशिश रहेगी कि जो प्रश्न आते हैं जो कि सब एनसीईआरटी रटते रहते हैं कि एनसीईआरटी से प्रश्न, तो देखिए एनसीईआरटी हो या बिहार सरकार की जो बुक है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और एनसीईआरटी का कुछ मामला अलग हो गया क्योंकि न्यू एनसीईआरटी जो आई है उसमें से अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं क्योंकि उसकी कहानी पूरी चेंज कर दी गई है। तो चलिए मैं कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो मैं बढ़िया कंटेंट फिर लेकर के आऊँगा और आप लोग की तैयारी को बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए जो लोग ऑफलाइन बैच में मिलना चाहे मेरे से एकदम फ्री मिलिए, ठीक है, एकदम फ्रीली मिलिए, काम की बात कीजिए। मैं खास करके अपने सेंटर पे सभी लोगों से मिलता हूँ, जितने लोग आते हैं। ज़्यादा समय नहीं दे पाता क्योंकि मुझे काफ़ी स्टडी करना पड़ता है, और जिस दिन ज़्यादा लोग हो जाते हैं उस दिन मुझे आधी रात तक जगना पड़ता है, फिर वो उनिंदी सी स्थिति होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सब लोग लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ने में ही मुक्ति है। धन्यवाद।